तो टेंशन इस चीज़ का है, ये है साहिल, मेरा बड़ा बच्चा है। तो ये पिछले कई दिनों से बीमार है, 3-4 दिन से इसको बुखार, और यहीं पर मैंने इसको कुछ लोकल मेडिकेशन करवाया। यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं लेकर गया था इसको, आज भी लेकर गया था मैं। 3-4 दिन से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन इसका बुखार नहीं उतर रहा है अभी। कोरोना टेस्ट वगैरह सब हो चुका है इसका, सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। तो थोड़ा इसको लेकर मैं चिंतित हो गया। इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें हैं, और भी कई सारी बातें हैं जिसको लेकर मैं, उन बातों को लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संदीप से डायरी में। और आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि अचानक से सर क्या हो गया, आप वीडियोस पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसका कुछ रीज़न है। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और अचानक से मेरी नींद खुल गई है। किसी बात को लेकर मैं चिंतित हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर अपने बड़े बच्चे साहिल के साथ रह रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ख़राब रही है और हाल ही में उसका एक बाइक एक्सीडेंट हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वो घायल हुआ है, किस तरीके से उसको चोट लगी है। हालांकि बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसके परिणाम बड़े आने वाले हैं, गंभीर परिणाम होने वाले हैं इसके। तो साहिल की देखभाल को लेकर ही थोड़ा मैं चिंतित था और उसी कारण से मैं उसमें व्यस्त रहा पिछले कई दिनों से। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज़ सेफ और पहले से काफ़ी कुछ रिकवर कर चुका है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम पहाड़ों में क्यों बसे, या लोगों का रुझान पहाड़ों की तरफ इतना क्यों हो गया है। हालांकि ये आज से रुझान नहीं है, काफ़ी पहले से है। मेरी तरह की सोच रखने वाले कई लोग हैं जो कि सोचते हैं कि पहाड़ों में चलते हैं, एक सुकून भरी ज़िंदगी जिएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें पहाड़ में बसना चाहिए या नहीं, और अगर बस रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम गौर फरमाएंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जो मेरे अपने अनुभव हैं वो मैं आपके साथ साझा करूँगा, शेयर करूँगा। तो पहाड़ों में बसने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका हम सोच सकते हैं, या कई लोगों का प्रेफरेंस रहता है कि एज अ सेकंड होम हम पहाड़ों में बनाएं। तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान होने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। और दूसरा तरीका है परमानेंट सेटलमेंट का या रीलोकेशन का। तो हम पहले मुद्दे पे बात करते हैं, एज अ सेकंड होम। तो अभी का जो दौर चल रहा है, आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं कि किस तरीके से पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है और किस तरीके से लोगों का रुझान बढ़ा है पहाड़ों में रहने का। मेरे पास कई सारी इंक्वायरीज़ आती हैं कि सर हम एक छोटा मोटा लैंड लेना चाहते हैं पहाड़ों में, एक छोटा सा घर लेना चाहते हैं पहाड़ों में। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे लोगों को 2 भागों में क्लासिफाई करना चाहूँगा। पहले तो वो कि जिनके पास एक्सेस इनकम है, जिनके पास एक्सेस कैपिटल है इन्वेस्टमेंट की। एक तो वो लोग हैं जो पहाड़ों में एज अ सेकंड होम लैंड ढूंढ रहे हैं या रेडी टू मूव कॉटेज ढूंढ रहे हैं। दूसरे वे लोग हैं जो कि एक लिमिटेड बजट के साथ सेकंड होम के लिए यहाँ पर आना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो दोनों ही बातों में, दोनों ही केसेस में ख्याल अच्छा है, बुरा नहीं है पहाड़ों में रहने का अगर हम सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये गौर फरमाना होगा कि पहाड़ों में इन्वेस्टमेंट कितना फ़ायदेमंद है, कितना सक्सेसफुल है। क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं लैंड सर्च करने में। अगर हम लैंड की बात करें कि कोई लैंड लेता है और फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करवाता है तो काफ़ी हार्ड वर्क होता है उसके अंदर,
काफ़ी सर्च करते हैं हम प्रॉपर्टी की ऑथेंटिसिटी को लेके, डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को लेके, प्लस एक रीज़नेबल रेट में कंस्ट्रक्शन करवाने को लेकर। तो यहाँ पर हमें गौर करना है कि हम ये सब चीज़ें बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं या नहीं। सीधी सी बात है, हम पहाड़ों में आ रहे हैं अपने मानसिक शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हम सोचते बहुत हैं, जिन लोगों को, जो प्राकृतिक प्रेमी हैं, जो नेचर लवर हैं और नेचर के साथ रहना चाहते हैं, वे सोचते हैं कि चलो एक पहाड़ों में छोटा सा अपना आशियाना बनाएंगे, वहाँ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, जस्ट फॉर चेंज एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन इन सब के चक्कर में पता लगता है कि हम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार देते हैं। सोचते तो हैं हम कि बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन ऐसा कई बार हो नहीं पाता। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूँ कि अगर हम पहाड़ों में शिफ्ट हो रहे हैं तो ये सब बातें सोचने वाली है, विचार करने वाली है। हालांकि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, और अगर आप पहाड़ों में मूव करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपने ये सारे एस्पेक्ट्स, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सब सोचे होंगे, अच्छी तरह से विचार करे होंगे। लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो चैनल शुरू करा है उसका उद्देश्य ही यही है, मेरी जैसी सोच रखने वालों को एक प्लेटफॉर्म दूं कि पहाड़ों में अगर हम रीलोकेट होते हैं तो हमारी माउंटेन लाइफ कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर, अगर हम पहाड़ में एज अ सेकंड होम बना रहे हैं, यहाँ पर हम अगर सेकंड होम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका बजट। यहाँ पर मेरे पास कई सारी इंक्वायरीज आती हैं कि सर कोई सस्ती सी ज़मीन दिलवा दो, जहाँ पर कि हम 10, 12, 15 लाख रुपए में अपना एक छोटा सा घर बना लें। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा कि पहाड़ों में ज़मीन बेशक आपको सस्ती भी मिल जाएगी, और मैं हर बार कहता हूँ आपको कि नो डाउट पहाड़ों में सस्ती ज़मीन अवेलेबल है। लेकिन आप कुछ पैसा ज़मीन में बचा लेते हैं तो आपका वो पैसा फर्दर उस लैंड को डेवलप करने में और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आपका वो पैसा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कोई लैंड लेते हैं तो कोशिश कीजिए लैंड आप इस तरीके से परचेस करें कि रोड अप्रोच हो प्रॉपर, आसपास मार्केट हो, थोड़ा एकदम सेक्लूडेड जगह में ना जाएं। हालांकि ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ आपको कि ज़्यादा सेक्लूडेड जगह में ना जाएं आप, क्योंकि शुरुआत के दिनों में तो नो डाउट हमको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बहुत लुभाती है। दूर से पहाड़ देखना, नज़ारे देखना, प्राकृतिक सौंदर्य देखना। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम वहाँ पर रहना शुरू करते हैं तो कई सारी परेशानियों का हमको सामना करना पड़ता है। मैंने आपको बताया कि आप अगर उत्तराखंड आ रहे हैं, और पर्टिकुलरली कुमाऊं रीजन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर फीडिंग टाउन, सैटेलाइट टाउन हल्द्वानी है। आप हल्द्वानी से जितना दूर जाएंगे उतनी आपके लिए थोड़ी परेशानियां बढ़ती जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करा था कि किस तरीके से एक छोटे से सिम कार्ड को एक्टिवेट करवाने के लिए मुझे अपना पूरा दिन हल्द्वानी में स्पेंड करना पड़ा, और मुझे हल्द्वानी जाना पड़ा था सारे काम छोड़कर। तो इस तरीके से कई सारी छोटी मोटी परेशानियां रहती है डे टू डे लाइफ में, जो कि हम आज महसूस नहीं करते हैं, लेकिन कभी ना कभी हमारी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, और उस समय बड़ा पेनफुल लगता है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों के आदी नहीं हैं, क्योंकि हम लोग प्लेन्स से आए हैं जहाँ पर कि ये सब सुविधाएं बहुत आसानी से उपलब्ध रहती हैं। लेकिन पहाड़ों में इन सब चीज़ों के मायने बदल जाते हैं। तो हम अगर उत्तराखंड आ रहे हैं, पर्टिकुलरली कुमाऊं रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, और कोई लैंड परचेस करना चाह रहे हैं, तो कुछ बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। मेरे अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंड जो आप परचेस करें वो बहुत ज़्यादा सेक्लूडेड जगह में लैंड परचेस ना करें आप। दूसरी बात, आपकी अप्रोच में सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली मानव जीवन है, आवश्यकताएं रहती है हमारी। तो मार्केट आपकी अप्रोच में रहेगा, हॉस्पिटल आपकी अप्रोच में रहेंगे, दूसरी और कई सारी चीज़ें रहती है जिनकी हमको दैनिक जीवन में आवश्यकताएं पड़ती हैं।
तो ये सब चीज़ें अगर हमारी अप्रोच में रहेगी तो आपका जीवन ज़्यादा कठिनाई पूर्वक नहीं रहेगा पहाड़ों में। अदरवाइज़ पहाड़ों में जीवन थोड़ा मुश्किल रहता है। तो लैंड परचेस करते समय कुछ बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। पहली चीज़ मैंने बताई थी आपको खतौनी, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट किसी भी लैंड का प्रॉपर होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर हम कोई लैंड देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा स्टीप में या ज़्यादा भेड़े वाली जगह पे या ज़्यादा ढलान वाली जगह पे आप लैंड परचेस ना करें, क्योंकि वहाँ पर आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत अपर साइड पे हो जाएगी। तीसरी ज़रूरी बात जो हमको देखना है वो ये है कि जब भी आप लैंड परचेस करें तो उसको वेरीफाई करवाएं। वेरीफाई करवाने के साथ साथ आप आसपास जो लोकल लोग हैं उनसे भी उस लैंड की जानकारी लें कि किसी तरीके से उस लैंड पे विवाद तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लैंड के पेपर सब कुछ हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं, ऑथेंटिक हैं, ऑनर डिटेल्स जो है वो ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ उसमें अड़चने रहती है लैंड पे लेके। अगर हम छोटी सी बात करें तो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, आप देख सकते हैं किस तरीके से। ये जो है एक कॉटेज है, और जिस समय कॉटेज बनाया गया था, मैं डिटेल्स तो यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूँगा मैं, जिस समय ये कॉटेज बनाया गया था उस समय कॉटेज तक आने के लिए रास्ता था, यहाँ पर सारी चीज़ें ओके थी। लेकिन बाद में जब आसपास दूसरे लोगों ने वहाँ मकान बनाना शुरू करे तो इस कॉटेज की जो है वो रास्ता ब्लॉक हो गई है। कारण ये कि ये जो कॉटेज था ये एक छोटे से पैच में था जो कि किसी का लैंड था और आसपास दूसरों की लैंड थी। तो आज की डेट में दूसरे लोगों ने इस कॉटेज तक जाने के लिए रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं, परमिशन नहीं दी है उस कॉटेज तक जाने के लिए। अब ये कॉटेज की वैल्यू आज की डेट में ज़ीरो है। तो पहाड़ों में एक सबसे ज़रूरी बात जो हमको देखनी चाहिए वो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ पर लैंड ले रहे हैं वहाँ रास्ते की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में ऐसा रहता है कि खेत हैं, पेचेस हैं, और पैदल तो आप अपनी लैंड तक जा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं व्हीकल की तो वहाँ पर लोकल्स जो हैं या दूसरे जिनके ऑलरेडी वहाँ पर खेत हैं या लैंड है वो परमिशन कई बार नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं तो वो उसके लिए आपसे पैसा चार्ज करेंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप कोई लैंड परचेस कर रहे हैं तो उस लैंड तक जाने के लिए आपका खुद का स्वयं का रास्ता है, प्रॉपर रोड अप्रोच है। तो ये तो बात हो गई लैंड की। दूसरी बात जो मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि कई लोगों की इंक्वायरीज आती हैं कि सस्ती लैंड चाहिए, तो मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि सस्ती लैंड भी अवेलेबल है उत्तराखंड में। लेकिन मैंने बताया आपको कि लैंड आप अगर सस्ती लेते हैं तो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वहाँ पर ज़्यादा आती है। रीज़न ये है कि पहाड़ों में सस्ती लैंड अवेलेबल नहीं है। अगर कोई सस्ती लैंड मिलती है आपको तो काफ़ी दूर पे जाके मिलेगी आपको, प्रॉपर रोड अप्रोच नहीं होगी, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम होगी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होगी, और ये सब आते हैं आपके हिडन एक्सपेंसेस में। अगर आप कोई सस्ती ज़मीन लेते हैं तो फर्दर उसको डेवलप करने के चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके, क्योंकि उसमें आपको रोड डेवलप करनी पड़ेगी, पानी अगर नहीं है तो पानी के लिए वाटर लाइन लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए आपको पोल्स लगाने पड़ेंगे, और ये सारे चार्जेस आप ही को बेयर करने हैं, आप ही को खर्चे उठाने हैं। तो चाहे आप कान ऐसे पकड़ें या घुमाकर पकड़े, बात सेम हो जाती है। आप कुछ पैसे लैंड में बचा लेंगे, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो दूसरे डेवलपमेंट में और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में वो आपकी पूर्ति कर देंगे। बात वहीं पड़ेगी, घूम फिर के बराबर ही आ जाएगी। तो क्यों अननेसेसरी हेडेक लेना। कोशिश कीजिए आप लैंड अच्छी लें, फ्लैट लैंड लें, रोड अप्रोच वाली लैंड लें, जहाँ पर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ पर प्रॉपर वाटर सप्लाई है, और थोड़े आसपास लोग रह रहे हैं, रिहायशी हो। तो लैंड हमने फाइनल कर ली। अब इसके बाद बात आती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 2,000 रुपये से लेके 3,500 रुपये तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जाती है। यहाँ पे डिपेंड करता है लैंड कैसी है,
लोकेशन कैसी है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली लैंड की, यहाँ पर बात कर ली हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, और मिनिमम एक अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि हम छोटा पैच भी अगर लेते हैं यहाँ पर, जो कि ये सारे पैरामीटर्स पूरे करते हैं, जैसे कि जहाँ पर थोड़ा रोड टच हो, रोड की अप्रोच है, हाईवे पे बात नहीं कर रहा हूँ या मैं मेन रोड पे बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े अंदर की तरफ भी अगर हम जाते हैं, रोड अप्रोच रहती है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, थोड़ा फ्लैट लैंड है, ज़्यादा उसमें फिलिंग की आवश्यकता नहीं है, रिटेंशन वॉल ज़्यादा लंबी चौड़ी देने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे 15 से 20 लाख रुपए में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। एक नाली की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन की, तो 2000 रुपये भी अगर हम मिनिमम कॉस्ट लेकर चलते हैं तो कम से कम 20 लाख रुपए हमारा कंस्ट्रक्शन में लग रहा है। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस और दूसरे सारे सब खर्च मिला के अगर हम बात करते हैं तो 20 लाख रुपए तक की आपकी लैंड हुई, 20 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन हुआ, 5 लाख रुपीज़ जो है वो आपके अदर एक्सपेंसेस हुए, तो 40 से 45 लाख रुपए में स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन रेडी हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर एज अ सेकंड होम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कम से कम इतना बजट लेकर चलिए। अगर आपको एक अच्छा और शांतिपूर्वक जीवन बिताने की जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो मिनिमम अमाउंट 40 से 45 लाख रुपए लगेगा आपको। अब बात करते हैं हम, क्या ये 40 से 45 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं पहाड़ों में एज अ सेकंड होम की, तो वो वर्थ है क्या? उस पर ROI हमको मिल रहा है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन आप कर लेंगे, एज अ सेकंड होम आप यहाँ पे बना लेंगे, तो पूरे साल का आप देखिए हार्डली आप कितने टाइम रहेंगे यहाँ पर, मुश्किल से 2 महीने कैलकुलेट कर लें आप। तो 2 महीने आप रह रहे हैं और उन 2 महीने रहने के लिए आप 40 से 45 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप देखिए कि वो वर्थ है या नहीं है। क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे यहाँ पर, 2 महीने के लिए आप यहाँ पर आते हैं, 3 महीने के लिए आप यहाँ पर रह रहे हैं पूरे साल भर में, तो मैं यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास सरप्लस अमाउंट है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो कि एक लिमिटेड बजट में इस तरह के ऑप्शंस पे विचार कर रहे हैं। रीज़न ये है कि आप पहाड़ों में प्रॉपर्टी बना लेंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको। अगर हम प्लेन्स के कंपैरेटिवली बात करें तो उसके कंपैरेटिवली ये लो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ मैं लो इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ दिल्ली, NCR या ऐसे मेट्रो सिटीज़ जहाँ प्रॉपर्टी रेट्स बहुत हाई है। यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली प्लेन्स के बहुत ज़्यादा है। मेरे पास कई सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं आज की डेट में, ऐसी प्रॉपर्टीज़ आती है जो कि नॉन उत्तराखंडी की है। नॉन उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर लैंड ले रखी है या प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप कर रखी है, कॉटेजेस बना रखे हैं, लेकिन 2-4 साल बाद अब वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करने के मूड में है। रीज़न वही है कि उन्होंने भी एज ए सेकंड होम यहाँ पर बनाया, लेकिन वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अब, और इंटरेस्टेड हैं कि उन प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट कर दें। हालांकि हमारे पास ये ऑप्शन भी रहता है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, 2 महीने के लिए रहते हैं यहाँ पे, तो बाकी टाइम के लिए हम उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी है, एक एक्स्ट्रा रेंटल इनकम हम इन प्रॉपर्टीज से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और एक प्रॉपर अप्रोच की आवश्यकता है। उस पर आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी कुछ इस तरीके से बढ़ती है। अगर हम किसी गेटेड कम्युनिटी में लेते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली हमको मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी, साफ़ सफाई के लिए एक केयर टेकर रखना पड़ेगा, और उसके खर्चे जो हैं वो हमको ही बेयर करने हैं, वहन करने हैं। अगर वो प्रॉपर्टी हम रेंट आउट नहीं करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी अगर बंद पड़ी रहती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो में एक छोटी सी क्लिप देखिए, आपकी कुछ इस तरीके से हालत हो जाती है हमारी प्रॉपर्टी की। और ऐसी कंडीशन की प्रॉपर्टी जो रहती है उसमें डेप्रिसिएशन ही लगता है। जितनी हम प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं या हम सोचते हैं कि इस पर अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, तो बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी परेशानी होती है ऐसी प्रॉपर्टीज़ को रीसेल करने में। ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर आज की डेट में जो कि सोल्ड आउट नहीं हो पा रही है, सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से। तो यहाँ पर विचार करने वाली बात है कि अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ले रहे हैं एज ए सेकंड होम का, तो क्या वो वर्थ है या नहीं
निर्णय आपका है, ये डिसीज़न आपने लेना है। मैं आपसे सिर्फ अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमको इसमें लगने वाली है मेंटेनेंस कॉस्ट, हमको इस पे देखना है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको इसमें देखना है हमारा मेंटल पीस, हमको इसमें देखना पड़ेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। जितनी भी बार हम यहाँ पर आएंगे तो वो भी एक हिडन एक्सपेंसेस में काउंट किया जाएगा आपका। जो भी आप ट्रैवल करके आते हैं तो वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी आपकी सेकंड होम की वैल्यू में काउंट होगी। पर मैं फिर से रोशनी डालना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सरप्लस अमाउंट है उनके पास और जो लाइफ में फुल ऑन एंजॉय करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लिमिटेड बजट वालों की, क्योंकि हम इस उद्देश्य से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि चलिए ठीक है साहब, एक पहाड़ों में अपना घर होगा, कुछ सुकून की ज़िंदगी बिताएंगे हम। और हर किसी का सपना रहता है यहाँ पर आके रहें, प्रकृति के सानिध्य में रहें, नेचर को एंजॉय करें। लेकिन यही सब बातें आगे चल के परेशानी का कारण बन जाती है, और जिस मेंटल पीस की तलाश में, जिस सुकून के लिए हम पहाड़ों में आते हैं, वही हमें दर्द देने लगते हैं। दूसरा पॉइंट रीलोकेशन वाला, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चली है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी बातें पसंद आ रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरीके से और मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा, नई बातों के साथ आऊँगा मैं आपके साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, मेरे हमसफ़र बनकर, मेरे साथी बनकर। संदीप्स डायरी में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।